नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चे में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 16 सितंबर को मलेशिया डे के रूप में मनाया जाता है। मलेशिया डे के रूप में मनाए जाने का कारण ये था कि मलेशियाई संघ जो है उसकी स्थापना 1963 में इसी दिन हुई थी और इसी कारण से मलेशिया डे मनाया जाता है। और आज ही के दिन 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है जो ओजोन परत की संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसे और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वर्ल्ड ओजोन डे तो हम लोग जानते हैं, साथ ही इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल ओजोन प्रिजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। इस टाइप से कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करना है। और इसके अगर हम लोग 2021 के थीम की बात करें तो 2021 में वर्ल्ड ओजोन डे का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ये इस दिवस की थीम थी। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाया जाता है, तो लगभग 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने यह पाया था कि ओजोन परत में छेद होने चालू हो गए हैं, अर्थात कुछ कारणों से ओजोन परत में ऐसे छिद्र उत्पन्न हो गए हैं जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं, जिससे हमारे शरीर को त्वचा का कैंसर होने की खतरा थी और हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी और कई सारी बीमारियां भी हो सकती थी। जिससे बचने के लिए 80 के दशक में सरकार ने इस समस्या को चिंतन करना शुरू किया और 1985 को ओजोन लेयर की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन की शुरुआत की गई या वियना कन्वेंशन को अपनाया गया। और इसी कड़ी में 19 दिसंबर 1994 को यूएन महासभा या यूनाइटेड नेशन ग्रेट असेंबली इसने 16 सितंबर की तारीख को इंटरनेशनल ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया और साल 1995 में पहला वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। तो ये था ओजोन डे मनाने का इतिहास। अब अगर हम लोग बात करें कि ओजोन परत को नुकसान किससे पहुंचता है, तो ओजोन परत को मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस नामक गैस से पहुंचता है, जो प्रायः किसमें से निकलती है, जैसे कि AC या फ्रिज है, इसमें से ये गैसें निकलती हैं जो ओजोन लेयर को खराब करती हैं। इसके साथ ही HCFC, CO2, N2O इत्यादि गैसें हैं जो इस परत को और नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये थी आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाएंगे और सितंबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसमें लिखने से क्या फायदा होगा कि अगर आप किसी भी चीज को लिख देते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद होती है। इस कारण से उन्हें लिखिए जिससे आपको याद होने में आसानी जाएगी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारती प्रवीण पवार। भारती प्रवीण पवार ने डिजिटल जनसंख्या घड़ी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया था। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक के बारे में अगर थोड़ी सी बातें जान ले तो भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। यह घड़ी कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यह घड़ी युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान करने में मदद करेगी। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है। मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि
कि आप कोई भी आंसर देते हैं तो उसे पूरे डिटेल के साथ लिख करके आंसर दीजिए, क्योंकि जब आप एक बार लिख देते हैं तो वह चीजें बहुत लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद होती है। और यहाँ पे डिटेल से लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप उसके बारे में पूरे डिटेल से लिखते हैं तो एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आते हैं, जिससे हमें एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन प्राप्त होते हैं और उसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाते हैं, जिससे नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच नई सरकार की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबनान। लेबनान के पीएम नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच हाल ही में 24 मंत्रियों की अपनी नई सरकार की घोषणा की है। नजीब मिकाती ने संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की उपस्थिति में नई सरकार की एक डिक्री पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पे लेबनान की बात हो रही है, तो आप मैप में देख रहे हैं ये है लेबनान। यहाँ की कैपिटल बीरूट है, इसकी करेंसी लेबनीज पाउंड है। यहाँ के पीएम नजीब मिकाती अभी बने हैं दोबारा से, और यहाँ के प्रेसिडेंट माइकल ऑन है। अगर आपको हमारे इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उस टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मैथ्स के कई सारे वीडियोस के पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ, डेली जीके के पीडीएफ, इन सभी वीडियोस के पीडीएफ और लिंक्स हमने उस ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप जाके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और हमारे साथ क्वेश्चंस को शेयर भी कर सकते हैं। अब आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार किसे मिला है? तो फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार सुसैना क्लार्क को मिला है। यह पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए मिला है और इस कंपटीशन के निर्णायक पैनल की अध्यक्षता उपन्यासकार और बुकर प्राइज विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने की थी। पिरानेसी एक उपन्यास है जो एक भूल भुलैया मूर्ति से भरे घर में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सुनाई गई है और इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सुसैना क्लार्क को उनके पहले अंग्रेजी उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के लिए जाना जाता है। तो ये थी आज के इस क्वेश्चन की जानकारी। अब अगला क्वेश्चन ये है, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को श्री जी किशन रेड्डी ने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई परियोजनाओं के लिए प्रसाद योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। अब आज का चौथा क्वेश्चन ये है, किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की है। परियोजना का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके टीके और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में किया जाएगा और बाद में डेटा के आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। अब अगर हम लोग योजना के बारे में जान ले तो इसे 16 हरित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। 3 महीनों के लिए डाटा का विश्लेषण किया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ आईटी मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के डाटा का विश्लेषण करेंगे और पूरे देश के लिए मॉडल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग तेलंगाना राज्य की बात कर रहे हैं, तो आप मैप में देख रहे हैं, यह है तेलंगाना राज्य। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई है और इसकी कैपिटल हैदराबाद है। यह 29वां राज्य था। यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव है और यहाँ के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी को खोला गया है। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है,
तो आप मैप में देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड राज्य। इसकी कैपिटल देहरादून है। यहाँ की समर कैपिटल भी बनाई गई थी गैरसैंड को। और यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामू है। यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह को बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं खोला गया है। यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क होने के कारण इसके प्राचीन नाम को पूछा जाता है। इसका प्राचीन नाम ये था हेली नेशनल पार्क। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ सबसे अधिक ऊंचाई पर हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। बेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है। स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। हरेला पर्व और फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो इतनी सारी डिटेल आप उत्तराखंड के बारे में याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आज के करंट टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चे में है। आज के चर्चे का टॉपिक ये है, सीएम भूपेश बघेल द्वारा नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाने की घोषणा की गई है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में जो नया रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा सेवाग्राम बनाने की घोषणा की गई है। यह सेवाग्राम महाराष्ट्र के वर्धा के आश्रम के तर्ज पर बनाया जाएगा। अब अगर हम लोग इस सेवाग्राम बनाने के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य पर्यटन का विकास करना, लोक कलाओं को प्रोत्साहन देना, बुजुर्गों को दूसरा घर देना, वैचारिक आदान प्रदान के लिए छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय व्यवस्था का निर्माण करके स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण करना, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको लेकर के इस मिशन की शुरुआत की गई है। अब अगर हम लोग इसमें वर्धा की बात करें तो वर्धा जो स्थल है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक स्थल है जहां गांधी जी ने 1936 में सेवाग्राम की स्थापना की थी। यह स्थल महात्मा गांधी व उनकी पत्नी कस्तूरबा के निवास स्थल के रूप में था, ताकि वे वहां से मध्य भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर सके। वर्धा का यह संस्थान महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप ग्रामीण भारत के पुनर्निर्माण का भी केंद्र था। गांधी जी का मानना था कि भारत की स्थितियों में स्थायी सुधार के लिए ग्राम सुधार ही एकमात्र विकल्प है। अब 21वीं सदी में महात्मा गांधी के उन्हीं सपनों के अनुरूप ग्राम सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। अब अगर हम लोग नवा रायपुर में स्थापित की जाने वाली सेवाग्राम की बात करें तो यहाँ कुछ खास बातें भी हैं। यहाँ ग्रामीण कला और शिल्प के केंद्र विकसित किए जाएंगे। बुजुर्गों के लिए वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा। शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए स्कूल निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कला और शिल्प, स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ओपन थिएटर होगा। तो ये थी आज के करंट टॉपिक की थोड़ी सी जानकारी। अब आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।